एक ज़माने में लुमिनारा नामी जादुई दायरे के क़ल्ब में जादुई जंगल के अंदर एक खफिया बाग छिपा हुआ था। ये बाग, जो सिर्फ चंद लोगों को जाना जाता है, चमकते फूलों की वादी कहलाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ हुआ इसरार से चमकती थी और आसमान हमेशा गोधूली के नर्म रंगों में नहा जाता था। इस वादी में फूल तसव्वुर से बाहर के रंगों में खुलते हैं, चमकते हुए पीले, चमकदार गुलाबी और चमकदार बलियोज। इन फूलों की पंखड़ियाँ सिर्फ शाम के वक्त खुलती हैं, जो रोशनी के ताबनाक मदार को जाहिर करती हैं। ताहिम, जिस चीज़ ने इस जगह को हकीकी मानों में जादुई बना दिया, वो मूनविंग बटरफ्लाइज थे। ये ततलियाँ कोई आम मखलूक नहीं थीं। वो सितारों के जौहर से पैदा हुए थे। चांद की किरणों के जरिए लोमिनारा तक ले जाया गया था, बहुत पहले, जब रात के आसमान को पहली बार बुर्जों से पेंट किया गया था। चांद देवी ने देखा कि नीचे की दुनिया तारीक और तन्हा थी, रोशनी और खूबसूरती फैलाना चाहती थी। इसने सितारों से चांदी की धूल इकट्ठी की और इसमें जिंदगी फूंक दी। पहली मोनवंग ततलियां तख्लीक की। वो लोमिनारा की तरफ लपके हर एक अपने साथ रात के आसमान का एक टुकड़ा लेकर गया। चांद की ततलियों ने चमकते फूलों के दरमियान अपना घर बनाया, जहां उन्होंने अपने दिन फूलों की पंखड़ियों में बसे हुए और अपनी रातें हुआ में अड़ती हुई, चमकती हुई रोशनी की पगडंडियों को छोड़कर गुजारे। उनके पनक हर रंग में चमक रहे थे, जैसे शाम के वक्त बदलते आसमान, लेवेंडर, नरम बलियोज और सुनहरी गुलाबी। वो जहाँ है भी गए, खुशी और हैरत फैलाई। ये कहा जाता था कि जो लोग इन ततलियों को देखने के लिए काफ़ी खुशकिस्मत थे, उन्हें खुशकिस्मती और ख्वाबों से नवाजा जाएगा जो सच हुए। वो फूलों और दरख्तों के साथ कामिल हम आहंगी में रहते थे, हवा के राजों को सरगोशी करते थे और नर्म हुआ के साथ हंसी बांटते थे। एक जादुई शाम, लेरा नामी एक मुतजस्सिस बच्चा चमकते फूलों की वादी में घूमता रहा। इसने मूनविंग बटरफ्लाइज के अफसाने सुने थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वो उन्हें खुद देख पाएगी। जैसे ही वो वादी में गहराई में कदम रखती थी, इसका दिल जोश से उछल पड़ा जब उसने चमकते फूलों और उनके अर्ध गर्द चमकती हुई ततलियों को नाचते देखा। एक ततली सुबह के सूरज की तरह चमकदार परों के साथ इसके कुंधे पर नरमी से उतरी। लेरा ने अपने अंदर एक गर्म जोशी फैली हुई महसूस की और इसी लम्हे वो सितारों का गाना सुन सकती थी। ततली ने उससे सरगोशी की, हम ख्वाबों के रखवाले हैं, सितारों की मट्टी से पैदा हुए हैं। हम अंधेरों में रोशनी लाने और यकीन करने वालों पर जादू करने आए हैं। इस रात से लेरा अक्सर वादी में वापस आती थी और हर दौरे के साथ इसने मोनोंग ततलियों के जादू के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। वो उनकी दोस्त बन गई और उन्होंने मिलकर दुनिया को रोशनी और हैरत से भर दिया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लुमिनारा का कोई भी गोशा अंधेरे में न रहे। और इस तरह चांद की ततलियां जादुई जंगल में फड़फड़ाती रहीं। उनके परों ख्वाबों की ताकत पर यकीन रखने वालों के लिए उम्मीद और जादू की किरण है। एक जमाने में एक दूर दराज की सल्तनत में ईडन नाम का एक शहजादा और इलारा नाम की एक शहजादी रहती थी। वो बादशाह तेडूस और मलिका अरबेला के प्यारे बच्चे थे, जो एलिसिया की खुशहाल रियासत के हुक्मरान थे। अपनी शाही परवरिश के बावजूद ईडन और इलारा ने एडवेंचर के लिए गहरी मोहब्बत का इश्तराक किया और अक्सर उनकी बादशाही की सरहद से मुत्तसिल सरसब्ज परफितन जंगल में सुकून की तलाश में रहते थे। जंगल हैरत का मकाम था, जादुई मखलूकात, कदीम दरख्तों और पोशीदा राजों से भरा हुआ था। शहजादा और शहजादी अपनी दादी से इसके असरार की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए थे। एक अक्लमंद बूढ़ी औरत जो जंगल में हरपत्ती और सरगोशी को जानती थी। एक रोशन सुबह, जब सूरज की किरणें शामियाने से छनकर जंगल के फर्श पर सुनहरी चमक डाल रही थी, ईडन और इलारा ने जंगल में पहले से कहीं ज्यादा गहराई में जाने का फैसला किया। उन्होंने जरूरी सामान से एक छोटी सी तेल बांधी और रवाना हो गए। उनके दिलों में जोशो खरूश फैल गया। चलते चलते बहन भाइयों ने अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती की तारीफ की। कौस कज़ा की तरह पलकों वाले परिंदे मीठी धुनें गाते थे और हर रंग के फूलों ने जमीन पर कालीन बिछाया था। वो एक घूमते हुए रास्ते पर चले जो उन्हें एक चमकती हुई नदी की तरफ ले गया। आराम करने का फैसला करते हुए वो पानी के किनारे पर बैठ गए और अपने पैर की उंगलियों को ठंडे साफ पानी में डुबो दिया। अचानक एक सरसराहट की आवाज़ ने उनकी तवज्जो मबजूल कर ली। फर्नस के झुरमट के पीछे से एक छोटी सी मखलूक निकली जो उसने पहले नहीं देखी थी। इसका जिस्म लुंगड़ी का था,
लेकिन तितली की तरह परों के साथ और आंखें जो जमुर्द की तरह चमकती थीं। मखलूक ने तजस्सुस से उनकी तरफ देखा और फिर सुरीली आवाज में बोली, सलाम प्रिंस ईडन और शहजादी इलारा। मैं जफर हूँ, इस जंगल का मुहाफिज। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ईडन और इलारा ने हैरतज़दा नज़रों का तबादला किया। हमारा इंतजार कर रहे हैं? इलारा ने तजस्सुस से पूछा। हाँ, जफर ने जवाब दिया। जंगल ने आपको तलाश करने के लिए मुंतखब किया है। जंगल के दिल की गहराई में एक जादुई जवाहर जो फितरत के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। हाल ही में इसकी चोरी हुई है, जिसकी वजह से जंगल आहिस्ता आहिस्ता मुरझा रहा है। सिर्फ पाक दिल ही उसे हासिल कर सकते हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के ईडन और इलारा मदद करने पर राजी हो गए। ज़ीफेर ने जंगल में उनकी रहनुमाई की, ये बताते हुए कि चूर मिलाकर नामी एक सिया जादूगर था जिसने मनी की ताकत को अपने मज़मून मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्हें मिलाकर की खूह तक पहुंचने के लिए गद्दार ख़तों पर तशरीफ़ ले जाने, क़दीम पहेलियों को हल करने और खौफनाक मखलूक का सामना करने की ज़रूरत होगी। जब वो सफ़र कर रहे थे, बहन भाइयों को बेशुमार चैलेंजों का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक पहेली बोलने वाले टर्विल की हिफाजत में एक पिल अबूर किया और इसे अपनी अक्ल से आगे बढ़ाया। वो विस्पंड वोडस के ज़रिए तशरीफ़ ले गए, जहाँ दरख्तों ने माजी के मुहिम जुओं की कहानियाँ सुनाई और खुफिया इशारे पेश किए। रास्ते में उन्होंने एक अजीम हिरन से दोस्ती की जिसने उन्हें सख्त ज़रूरत के वक्त मदद के लिए पुकारने के लिए जादुई हान दिया। आखिरकार वो मिलाकर के तारीक मीनार पर पहुंच गए। अपनी हिम्मत और हिकमत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जादूगर का मुकाबला किया। एक शदीद जंग शुरू हुई। मिलाकर ने उनके खिलाफ सिया जादू चला दिया, लेकिन शहजादा और शहजादी अपने अज़्म में मुत्तहिद होकर उसे पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। आखिरी ताकत के साथ ईडन ने मिलाकर के अमले को मारा, उसे तोड़ दिया और जादूगर की ताकत को तोड़ दिया। जंगल का दिल उसकी सही जगह पर बहाल हो गया था और जंगल ने सुकून की सांस ली जब उसकी ताकत वापस आ गई। ज़ीफेर ने ईडन और इलारा का शुक्रिया अदा किया, उन्हें जादुई ज़ेवरात के तोहफ़े दिए जिसकी वजह से वो जंगल और उसकी मखलूक़ात के साथ बातचीत कर सके। जब वो सल्तनत में वापस आए तो बादशाह तेडूस और मलिका अरबेला ने उनकी बहादुरी और बेलोस पर फ़ख्र करते हुए खिले बाजुओं से उनका इस्तकबाल किया। इनके एडवेंचर की कहानी एलिसिया में फैल गई, आने वाली नस्लों के लिए मुतासिर कुन गाने और कहानियाँ। और इस तरह शहजादा और शहजादी जंगल का दौरा करते रहे। इसके साथ उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत था। ये जानते हुए कि वो इसके मुहाफिज हैं और ये उनके अबदी दोस्त हैं, उन्होंने हिकमत और मेहरबानी के साथ एलिसिया पर हुकूमत की, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि जंगल का जादू हमेशा के लिए फलता फूलता रहे। जंगल में शहजादा और शहजादी का अफसाना पैदा हुआ, जो हिम्मत, इत्तेहाद और कुदरत की पायदार ताकत की एक लाजवाल कहानी है। प्रिंसेस एंड पैरेट लव स्टोरी। एक ज़माने में इवेंडेल की वसी सल्तनत में इज़ाबेला नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। इज़ाबेला अपनी मेहरबानी, फजल और शफ़क़त के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थी। वो अपने वालिदैन किंग एडवर्ड और मलिका कैथरीन के साथ एक शानदार महल में रहती थी। ताहम अपने आसपास की खुशहाली के बावजूद इज़ाबेला अक्सर तन्हा महसूस करती थी, क्योंकि वो एक सच्चे दोस्त की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन कले के बागात की तलाश के दौरान इज़ाबेला एक शाख पर बैठे हुए रंगीन तोते से ठोकर खा गई। तोते के पंख ज़मुर्द, नीलम और रूबी के रंगों से चमक रहे थे और उसकी आंखें जहानत से चमक रही थीं। शानदार परिंदे की तरफ मुतवज्जे होकर इज़ाबेला मोहतात अंदाज में करीब आई। इसकी हैरत में तोते ने सुरीली आवाज में कहा, सलाम मुंसिफाना शहजाद, मैं मर्लिन हूँ, जादुई तोता, मैं तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहा हूँ। बात करने वाले तोते से हैरान इज़ाबेला गौर से सुन रही थी जब मर्लिन ने अपनी कहानी का इंकिशाफ किया। इसने वजाहत की कि वो कभी एक अजीम शहजादा था जिस पर एक शैतानी जादूगर ने लानत भेजी थी। एक तोते में तब्दील होकर मर्लिन इस वक्त तक अपनी अलिफावे शक्ल में रहने के लिए बर्बाद हो गई, जब तक कि एक मेहरबान रूह इस लानत को नहीं तोड़ देती। हमदर्दी और अज़्म से भरी हुई
इज़ाबेला ने मर्लिन को अपने जादू से आज़ाद करने में मदद करने का अहद किया। एक साथ उन्होंने जादूगर की छुपी हुई खूह को तलाश करने और लानत को ख़त्म करने की जस्तजू का आगाज़ किया। उनका सफ़र ख़तरनाक रुकावटों और सिया जादू से भरा हुआ था, लेकिन इज़ाबेला की हिम्मत और मर्लिन की हिकमत ने हर चैलेंज में उनकी रहनुमाई की। रास्ते में इनका सामना सूफियाना मखलूक़ात, वाइल्डलैंड अस्प्राइट्स से दोस्ती और बहादुर गद्दार जंगलात से हुआ। जैसे जैसे वो जादूगरनी की खूह के करीब आए, इज़ाबेला और मर्लिन का रिश्ता गहरा होता गया, एक हकीकी दोस्ती में खिलता गया। इज़ाबेला को मर्लिन की कंपनी में सुकून मिला और मर्लिन ने शहजादी की मेहरबानी और बहादुरी को देखा। आखिरकार वो जादूगरों के खूह तक पहुंच गए, एक बुलंद और बाला किला जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उनके दिलों में जलाने के अज़्म के साथ इज़ाबेला और मर्लिन ने जादू और अक्ल की जंग में जादूगर का मुकाबला किया। चालाकी और बहादुरी के जरिए इज़ाबेला ने जादूगर को पीछे छोड़ दिया और मर्लिन को इसकी अलिफावें शक्ल से आज़ाद करते हुए लानत को तोड़ दिया। चमकती हुई रोशनी के फटने में मर्लिन वापस अपनी शाही ज़ात में तब्दील हो गई। इसका शुक्रिया अदा हो गया। इवंडील की बादशाही ने अपने प्यारे शहजादे की वापसी पर खुशी का इजहार किया और इज़ाबेला को हीरो करार दिया। इसकी दोस्ती और हिम्मत के लिए शुक्रगुजार मर्लिन ने इज़ाबेला से अपनी वफादारी का अहद किया और हमेशा उसके शाना बशाना खड़े रहने का अहद किया। आखिर में इज़ाबेला की दोस्ती की जस्तजू ने न सिर्फ उसे एक वफादार साथी लाया था, बल्कि एक ममलुकत को अंधेरे से भी बचाया था। और जब वो मर्लिन के साथ सितारों के नीचे रक्स करती थी, वो जानती थी कि उनका रिश्ता हमेशा के लिए कायम रहेगा, जो मेहरबानी और हिम्मत की ताकत का सबूत है। और इस तरह खूबसूरत शहजादी और जादुई तोते की कहानी लेजेंड बन गई, जो नस्लों को दोस्ती, बहादुरी और हम सब के अंदर रहने वाले जादू के पैगाम से मुतासिर करती है। एक जादू भरे जंगल के दिल में एक ऐसी जगह थी जो 1000 रंगों के जादू से जगमगा रही थी। वो जगह जहां सूरज की रोशनी में घास का हर दाना ज़मुर्द की तरह चमक रहा था और हर फूल की हर पंखड़ी फितरत के गीत से गूंज रही थी। ये कोई आम जंगल नहीं था, क्योंकि इसके मरकज़ में किसी दूसरे के बरक्स एक तालाब बिछा हुआ था, गुलाबी लिलियों का तालाब। इस तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। जब भी सूरज की रोशनी उसकी सतह पर रक्स करती थी तो सोने और बनफशी के रंगों से चमकता था। और उसके चारों तरफ बेशुमार गुलाबी कनवल थे, उनकी पंखड़ियां सुबह की सुर्खी की तरह नरमी से चमक रही थीं। रंगीन रंगों और लामुतनाही खुशियों की इस दुनिया में हर किस्म की मखलूक रहती है। छोटी तितलियां जो फूलों से दूसरे फूलों की तरह जिंदा जवाहरात की तरह उड़ती हैं, हमिंग बर्ड्स जो हवा में ढलती हैं, रोशनी की पगडंडियों को अपने जागते में छोड़ती हैं, और मक्खियां जो मसरूफ होते ही इत्मीनान से गुनगुनाती हैं, खुद अमृत जमा करने के साथ। लेकिन उन तमाम मखलूक़ात में परियों जैसा महबूब जादुई कोई नहीं था। गुलाबी लिली तालाब की परियां छोटी खूबसूरत मखलूक थीं, हर एक फूल की पंखड़ी से बड़ी नहीं थी। उनके प्रो में गोसामिर की तरह चमक रहा था। हर एक जोड़ा मुनफरिद था जो जंगल और आसमान के रंगों की अक्कासी करता था। ये परियां अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ हम आहंगी में रहती थीं, फूलों की देखभाल करती थीं, तितलियों की रहनुमाई करती थीं, और इस बात को यकीनी बनाती थीं कि जंगल का हर गोशा कामिल तवाज़ुन में रहे। और उन परियों में एक बहुत ही ख़ास थी। एक परी इतनी छोटी और नाजुक थी कि अपनी किस्म के दरमियान भी वो महज जादू की सरगोशियाँ लगती थी। इसका नाम लैला था, गुलाबी लिलियों की परी। लैला एक ही गुलाबी कनवल के दिल से पैदा हुई थी। इसके प्रों का साया उन नर्म पंखड़ियों जैसा था जो इसने पहली बार नख खोलते ही इसे पाला था। इसके बाल गुलाब के सोने के तारों की झरना तुलु आफताब की तरह चमक रहे थे, और उसकी आंखें किसी मुहिम जोई के लिए मुकद्दर के तजस्सुस से चमक रही थीं। अगरचे छूटी लैला ने हमेशा तालाब को घेरे हुए किन्नुलों से एक ताकतवर ताल्लुक महसूस किया था। गोया फूल खुद ही इससे सरगोशी कर रहे थे, अपने राज, अपनी खुशियाँ और अपने ख्वाब बांट रहे थे। इसकी पैदाइश के लम्हे से लैला कनवल की तरफ खींची गई थी। वो अपने दिन उनके दरमियान फड़फड़ाते हुए गुजारेगी, उनकी ज़रूरियात को पूरा करेगी, इस बात को यकीनी बनाएगी कि उनकी पंखड़ियाँ रोशन रहें और उनके तने मजबूत रहें। वो फूलों से इस ज़ुबान में बात करेगी जो वो और वो समझते थे, और बदले में कनवल इसके लिए गाते थे नर्म सुरीली धुनें जो हुआ को एक किस्म के जादू से भर देती हैं जो सिर्फ फितरत ही तख्लीक कर सकती है। अगरचे दूसरी परियां तालाब से प्यार करती थीं,
اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھیں، لیکن کوئی بھی گلابی للیوں کے لیے لیلا کی طرح وقف نہیں تھی۔ کنول اس کی دنیا تھے اور وہ ان سے دل سے پیار کرتی تھی، اور جیسے جیسے سال گزرتے گئے ان کے ساتھ اس کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ لیکن ایک دن جب لیلا تالاب کے کنارے ایک خاص طور پر نازک کنول کی پرورش کر رہی تھی، اس نے اپنا نام پکارتے ہوئے ایک نرم آواز سنی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ صرف وہ ہے، اس پر چالیں چل رہی ہے، لیکن پھر اس نے اسے دوبارہ سنا، اس بار صاف، لیلا، لیلا، قریب آؤ۔ متجسس لیلا نے آواز کا تعاقب تالاب کے بیچ میں کیا، جہاں سب سے بڑی اور پرانی گلابی للی تیر رہی تھی۔ یہ کنول کسی دوسرے کے برعکس تھا، یہ قدیم تھا، اس کی پنکھڑیاں گہری بھرپور گلابی تھیں، اور اس کی خوشبو نے ہوا کو ایک ایسی مٹھاس سے بھر دیا تھا جو تسلی بخش اور طاقتور دونوں تھی۔ جیسے ہی لیلا پھول کے اوپر منڈلا رہی تھی، پنکھڑیاں آہستہ آہستہ پھوٹ رہی تھیں، جو اندر سے نرم چمک کو ظاہر کرتی تھیں۔ اور پھر للی کے دل سے ایک شکل نمودار ہوئی، ایک آسمانی وجود، لیلا سے اونچا لیکن پھر بھی چھوٹا، پروں کے ساتھ جو ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ لیلا کہا جا رہا ہے، اس کی آواز ون کی آواز کی طرح ہے، آپ کو منتخب کیا گیا ہے۔ منتخب؟ لیلا نے اس کا دل دھڑکتے ہوئے پوچھا۔ کس لیے چنا؟ وجود مسکرایا، اس کی آنکھیں قدیم حکمت سے چمک رہی تھیں۔ ایک عظیم مہم جوئی کے لیے میرے عزیز۔ کنول نے صدیوں سے اس تالاب کو دیکھا ہے، اور انہوں نے آپ میں بڑی مہربانی، بہادری اور محبت کا جذبہ دیکھا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کے محافظ کے طور پر اپنی جگہ سنبھالیں۔ گلابی للیوں کی ملکہ۔ لیلا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ ملکہ؟ اس کا؟ وہ ہمیشہ کنول سے پیار کرتی تھی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ لیکن میں صرف ایک چھوٹی پری ہوں، لیلا نے کہا۔ میں ملکہ کیسے بن سکتی ہوں؟ وجود کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ یہ آپ کے سائز کی اہمیت نہیں ہے پیارے، یہ آپ کا دل ہے، اور آپ کا دل اس پورے جنگل کی طرح وسیع اور خوبصورت ہے۔ کنول نے آپ کو اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کی محبت اور لگن کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ مستحق ہیں۔ لیلا نے محسوس کیا کہ اس کے اندر ایک گرمجوشی پھیل گئی جیسے ہی وجود کے الفاظ ڈوبتے جا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ کنول سے جڑے ہوئے محسوس کرتی تھی، لیکن اب اسے احساس ہوا وہ اسے اسی طرح قریب سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا تم یہ ذمہ داری قبول کرو گے؟ پوچھا جا رہا ہے، اس کے پنکھ سورج کی روشنی میں چمک رہے ہیں۔ لیلا نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ان کے نولوں سے منہ نہیں موڑ سکتی جن سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ ہاں، وہ نرمی سے بولی، میں کروں گا۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے ہونٹوں سے نکلے، اس کے نیچے کی قدیم کنول مزید چمکنے لگی، اور لیلا نے اپنے اوپر جادو کی لہر محسوس کی۔ گویا تالاب اور کنول کا جوہر اس میں بہہ رہا تھا، اسے ایک نئی طاقت اور سمجھ بوجھ سے بھر رہا تھا۔ سر ہلایا جا رہا ہے، اس کا اظہار منظوری کا ایک ہے۔ تو پھر تم تیار ہو؟ وہ بولی۔ آج کے بعد سے اب لیلا ہیں گلابی للیوں کی ملکہ۔ آپ اس تالاب، اس جنگل اور اس کو گھر کہنے والی تمام مخلوقات پر نظر رکھیں گے، اور بدلے میں کنول آپ کو اپنا جادو، اپنی حکمت عطا کریں گے اور ان کا تحفظ۔ ان آخری الفاظ کے ساتھ وجود غائب ہو گیا، لیلا کو تالاب کے بیچ میں اکیلا چھوڑ کر۔ لیکن وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے چاروں طرف کنول کی موجودگی کو محسوس کیا، ان کی نرم آوازیں اس کے دماغ کو حوصلہ اور محبت سے بھر رہی تھیں۔ جیسے ہی لیلا پانی کے اوپر منڈلا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ اس کے پنکھ بدل گئے ہیں۔ وہ اب کنول کی پنکھڑیوں کی نرم گلابی نہیں تھیں۔ اپنی زندگی میں پہلی بار لیلا نے واقعی طاقتور محسوس کیا، لیکن اس طاقت کے ساتھ ذمہ داری کا گہرا احساس آیا۔ وہ اب گلابی للی تالاب کی صرف ایک پری نہیں رہی تھی، وہ اس کی محافظ، اس کی نگراں اور اس کی ملکہ تھی۔ اس دن سے لیلا کی زندگی نئی مہم جوئیوں سے بھر گئی۔ اس نے اپنے دن جنگل کے سب سے دور تک تلاش کرنے میں گزارے، چھپے ہوئے باغات اور خفیہ باغات دریافت کیے جہاں اس سے بھی زیادہ جادوئی مخلوق رہتی تھی۔ اس نے جنگل کے بہت سے باشندوں سے دوستی کی، باتیں کرنے والی لومڑیاں، عقلمند بوڑھے الو اور چنچل گلہری جو اسے درختوں کی چوٹیوں سے دوڑنا پسند کرتی تھیں۔ اور اس سب کے ذریعے لیلا ایک ہی رہی، مہربان، بہادر اور اپنے کنول کے لیے وقف۔
اس نے نرمی سے حکومت کی ہمیشہ اپنی رعایا کی ضروریات کو اپنی ذات سے پہلے رکھا اور بدلے میں کنول پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورتی سے کھلے ان کی پنکھڑیاں اس محبت اور دیکھ بھال کا ثبوت ہیں جو انہیں اپنی ملکہ سے ملی تھی جیسے جیسے سال صدیوں میں بدل گئے، لیلا اور گلابی للی تالاب کی کہانیاں دور دور تک پھیل گئی۔ دور دراز ممالک سے مسافر اپنے لیے جادوئی تالاب دیکھنے آتے، اس امید میں کہ وہ افسانوی ملکہ اور اس کی پیارے کنول کی جھلک دیکھیں۔ اور اگرچہ لیلا عاجز اور مہربان رہی، لیکن وہ اس فخر سے انکار نہیں کر سکتی تھی جسے وہ اس دنیا میں محسوس کرتی تھی جس کی تخلیق میں اس نے مدد کی تھی۔ لیلا کے لیے گلابی للی کا تالاب صرف ایک جگہ سے زیادہ نہیں تھا، یہ جادو اور حیرت کی ایک زندہ سانس لینے والی دنیا تھی۔ اور اس کی ملکہ کے طور پر وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کی حفاظت کرے گی۔ اور اس طرح گلابی للیوں کی پریوں کی ملکہ لیلا کی کہانی محبت، مہم جوئی اور جادو کی کہانی بن گئی، ایک ایسی کہانی جو آنے والی نسلوں کے لیے سنائی جائے گی، جس نے اسے سننے والے تمام لوگوں کو رحم کی طاقت پر یقین کرنے کی ترغیب دی۔ بہادری اور وہ جادو جو ہمارے آس پاس کی دنیا میں موجود ہے، اور جادو کے جنگل کے دل میں جہاں دنیا کے رنگ خواب کی طرح چمک رہے تھے اور ہوا تتلیوں کے قہقہوں اور پھولوں کے گیتوں سے بھری ہوئی تھی، لیلا نے اپنی سلطنت پر فضل اور محبت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے پروں کی علامت خوبصورتی اور طاقت جو کسی کے دل کی پیروی سے آتی ہے، کیونکہ آخر میں یہ کنولوں کا جادو نہیں تھا جس نے لیلا کو ملکہ بنایا، بلکہ یہ اس کے دل کا جادو تھا۔ اور یہ، جیسا کہ جادو کے جنگل میں ہر کوئی جانتا تھا، سب سے بڑا جادو تھا۔ پریوں کا لڑکا اور کتا۔ ایک زمانے میں ایلڈوریا کے صوفیانہ دائرے میں، جہاں ہوا میں جادو رقص کرتا تھا اور درخت رازوں کو سرگوشی کرتے تھے، وہاں 3 غیر معمولی مخلوق رہتی تھی۔ لونا نامی ایک پریوں کی لڑکی، اور یہ نامی پریوں کا لڑکا، اور ان کا وفادار ساتھی ایک پریوں کا کتا۔ اسپارک کا نام دیا گیا۔ لونا ایک پرجوش اور متجسس پری تھی جس کے بال چاند کی روشنی کی طرح چمکتے تھے اور پر جو سورج میں اوپل کی طرح چمکتے تھے۔ وہ اپنے مہم جوئی کے جذبے اور ایلڈوریا کی سرحدوں سے باہر کی دنیا کے بارے میں علم کے لیے اپنی لاجواب پیاس کے لیے مشہور تھی۔ اورین ایک بہادر اور عظیم پریوں کا لڑکا تھا جس کی آنکھیں ستاروں کی طرح روشن تھیں اور پروں کی طرح جو صبح کے رنگوں سے چمکتے تھے۔ وہ جادو کے قدیم فنون میں ماہر تھا، اور اس نے اپنے وطن اور اس کے باشندوں کی حفاظت کے لیے اپنے اختیارات استعمال کرنے کا خواب دیکھا۔ چنگاری، ان کا وفادار ساتھی، ایک ننھا لیکن طاقتور پریوں کا کتا تھا جس کی کھال ریشم جیسی نرم اور آنکھیں جو شرارت سے چمکتی تھیں۔ اس کے چھوٹے سائز کے باوجود اسپارک کے پاس آسمان جتنا بڑا دل تھا، اور وہ ہمیشہ لونا اور اورین کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار رہتا تھا، چاہے کوئی بھی خطرہ ہو۔ ایک دن جب لونا، اورین اور چنگاری ایلڈوریا کے جادوئی جنگل کی تلاش کر رہے تھے، وہ سنہری روشنی میں نہائے ہوئے ایک پوشیدہ گلیڈ سے ٹھوکر کھا گئے۔ گلیڈ کے بیچ میں ایک شاندار درخت کھڑا تھا، اس کی شاخیں چمکتے ہوئے کرسٹل سے لدی ہوئی تھیں جو دوسری دنیاوی توانائی سے چمک رہی تھی۔ درخت کی خوبصورتی سے متوجہ ہو کر لونا اور اورین محتاط انداز میں اس کے پاس پہنچے، ان کے حواس توقع سے جھلس رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچے تو درخت کے پیچھے سے ایک ہلکی سی سرگوشی کی آواز سنائی دی۔ ایک مشترکہ نظر کے ساتھ انہوں نے آواز کا پیچھا کیا اور ایک ننھے پری کتے کو انگور کی بیلوں کے نیچے پھنسا ہوا دریافت کیا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے لونا اور اورین نے اپنے جادو کا استعمال کرتے ہوئے پھنسے ہوئے پری کتے کو آزاد کیا۔ جیسے ہی انگور کی آخری بیل گر گئی، پریوں کا کتا شکریہ کے ساتھ اپنی دم ہلاتا ان کے بازو میں جکڑا۔ شکریہ، پری کتے نے کہا، اس کی آواز سکون سے بھر گئی۔ میرا نام اسپارک ہے، اور میں آپ کی مہربانی کے لیے ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں۔ لونا اور اورین اسپارک پر گرمجوشی سے مسکرائے، کھلے بازوؤں کے ساتھ اپنے دائرے میں اس کا استقبال کیا۔ اس دن سے آگے وہ تینوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہونے والے ساتھی بن گئے اور ایلڈوریا کی سرزمین پر ایک ساتھ ان گنت مہم جوئی کا آغاز کیا۔ لیکن ان کے خوبصورت وجود کو جلد ہی ایک تاریک اور طاقتور قوت سے خطرہ لاحق ہو گیا جو ایلڈوریا پر سائے کی طرح اتری۔
परियों की खूबसूरती और जादू से हसद करने वाली मोर्गाना के नाम से मशहूर एक शैतानी जादूगरनी ने दायरे को फतह करने और उसके बाशिंदों को अपनी मर्जी से झुकाने की कोशिश की। मोर्गाना को रोकने और अपने घर की हिफाजत के लिए पुरज़्म, लोना, ओरियन और स्पार्क इसको शिकस्त देने के लिए दरकार कदीम नमूने जमा करने की जस्तजू पर निकले। रास्ते में उन्हें ख़तरनाक चैलेंजों का सामना करना पड़ा और अजीब मखलूक़ात का सामना करना पड़ा, लेकिन हर आजमाइश पर काबू पाने के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। लोना की हिम्मत, ओरियन की दानिशमंदी और चिंगारी की वफादारी के साथ आखिरकार उन्होंने मोर्गाना का सामना एक ऐसी जंग में किया जिसने एल्डोरिया की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। आखिर में ये उनकी गैर मुतज़लज़ल दोस्ती और एक दूसरे पर यकीन था जो उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ, और उन्होंने मिलकर मोर्गाना को फतह करके ममलकत में अमन बहाल किया। जैसे ही एल्डोरिया, लोना, ओरियन और चिंगारी पर सूरज गुरूब हुआ, उनके दिल इस सफ़र के लिए फ़ख्र और तशक्कुर से भर गए। अपने नए इत्तेहाद और अज़्म के साथ वो जानते थे कि कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है जब तक कि उन्होंने मिलकर उसका सामना किया, क्योंकि उनका रिश्ता न सिर्फ तकदीर से बल्कि हकीकी दोस्ती के जादू से जुड़ा हुआ था। और इस तरह जैसे ही सितारे सर के ऊपर से टिमटिमाती हैं, उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। एल्डोरिया की हैरत अंगेज दुनिया में जो भी मुहिम जोई आगे है, इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। एक ज़माने में एवरवुड के पुराने गांव में एक पुरस्रार किताब मौजूद थी जो अपने सफ़हात में कायनात के राज़ों को रखती थी। इस किताब को इंचेंटेड टोम के नाम से जाना जाता था और कहा जाता था कि ये उन लोगों को कोई भी ख्वाहिश देने की ताकत रखती है जो उसके कदीम मतन को समझ सकते हैं। लेजेंड ये था कि इंचेंटेड टॉम को अब तक के सबसे बड़े जादूगर मर्लिन ने खुद बनाया था। इसके बारे में कहा जाता है कि उसे जादुई जंगल के एक दूर दराज कोने में छुपा दिया गया था, जिसकी हिफाजत जादुई मखलूक़ात और सूफियाना जालों से होती थी ताकि नालिफ हिलों को उसके राज़ों को दरियाफ्त करने से रोका जा सके। बहुत से बहादुर रूहें जादू टॉम की तलाश में जंगल की गहराइयों में जा चुकी थीं, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया था। कुछ का कहना था कि वो जंगल के अंधेरे में डूब गए थे, जबकि दूसरों ने दावा किया कि वो किताब की हिफाजत करने वाले जादूगरों के जाल में आ गए थे। एक दिन एलिसिया नामी एक नौजवान यतीम ने अपने यतीम खाने के धूल आलूद अटारी में एक पुराने नक्शे को ठोकर मारी। नक्शे में इंचेंटेड टॉम के मकाम को दिखाया गया था और एलिसिया ने अपने दिल में एक अजीब सी खींच महसूस की, जैसे तकदीर खुद इसे पुकार रही हो। पुरस्रार किताब के पीछे की हकीकत को नंगा करने के लिए पुरज़्म एलिसिया जादू के जंगल में सफ़र पर निकली। रास्ते में इसने हर तरह की जादुई मखलूक़ात का सामना किया, शरारती स्प्राइट्स से लेकर नोबल एक तंगावाला तक, लेकिन इसने आगे आने वाले चैलेंजों से बेखौफ होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। आखिरकार कई दिन घने जंगल में घूमने के बाद एलिसिया छुपे हुए ग्लेड तक पहुंची जहां इंचेंटेड टॉम बेहाल पड़ा था। जैसे ही वो कदीम पेडसेटिल के करीब पहुंची जिस पर किताब आराम करती थी, वो हवा में फैलते हुए जादू के सदियों के वज़न को महसूस कर सकती थी। कांपते हाथों के साथ एलिसिया ने आगे बढ़कर इंचेंटेड टोम खोला। जैसे ही इसने इसके सफ़हात में लिखे हुए खुफिया मतन को पढ़ना शुरू किया, एक गर्म चमक ने इसे लपेट लिया, जिसने इसे बेपनाह ताकत और इल्म के एहसास से भर दिया। इस लम्हे में एलिसिया ने इंचेंटेड टॉम का असल मकसद समझ लिया। ये महज ख्वाहिशात को पूरा करने का एक ज़रिया नहीं था, बल्कि हिकमत और फ़हम का ज़ख़ीरा, इंसानी रूह के लामुत्तनाही इम्कानात का सबूत था। इस दिन से एलिसिया ने अपने आप को इंचेंटेड टॉम के राज़ों का मुताला करने के लिए वक्फ कर दिया, अपने इल्म को दुनिया में रोशनी और उम्मीद लाने के लिए इस्तेमाल किया। और अगरचे बहुत से लोग उसकी ताकत का लालच करने आएंगे, लेकिन कोई भी इसका दावा करने में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इंचेंटेड टॉम का हकीकी जादू उसके सफ़हात में नहीं बल्कि इन लोगों के दिलों में है जो उसे तलाश करने की हिम्मत रखते थे। एक ज़माने में एक दूर दराज कहकशा में हमारी अपनी पहुंच से बहुत दूर एक आसमानी बादशाही मौजूद थी, जिस पर मेहरबान सितारा मलिका अरोरह की हुक्मरानी थी। इसका दायरा टिमटिमाती सितारों, घूमते हुए नीबोला और मुतहर्रिक सैयारों का टेपिस्ट्री था। लुमना का दीपतमान सैयारा भी था, जहां सितारा
ہر ایک اپنی اپنی منفرد شکل میں زندگی رکھتا ہے۔ ان آسمانی اجسام میں لومنا کا دیپتمان سیارہ بھی تھا، جہاں ستارہ ملکہ کی بیٹی شہزادی سرافینہ مقیم تھی۔ شہزادی سرافینہ اپنی خوبصورتی، فضل اور رحم دل کی وجہ سے پوری کہکشاں میں مشہور تھی۔ اس کے پاس ایک نایاب تحفہ تھا جو اسے خود برامان نے عطا کیا تھا، ستاروں کی روشنی کی طاقت کو استعمال کرنے اور اسے جادو کے دلکش نمائشوں میں باندھنے کی صلاحیت۔ اس کے باوجود، اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود، سیرافینہ کچھ اور کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ اپنی بادشاہی کی سرحدوں سے باہر کائنات کو تلاش کرنے اور اس سے باہر موجود عجائبات کو دریافت کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ دریں اثنا، کہکشاں کے ایک دور دراز کونے میں شہزادہ اورین رہتا تھا، جو پڑوسی ریاست سیلسٹیا کے تخت کا وارث تھا۔ سیرافینہ کی طرح اورین بھی ایک عظیم روح تھی، جسے ہمت، حکمت اور بہادری سے نوازا گیا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی اس نے عظیم دریافتوں پر نکلنے اور کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھانے کا خواب دیکھا تھا۔ ایک بدقسمت رات، جب ستارے آسمانوں پر ایک شاندار نمائش میں منسلک ہو گئے، سیرافینہ اور اورین کے راستے برامانڈ کی چھت کے نیچے سے گزر گئے۔ ایک نادیدہ قوت سے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک قدیم دومکیت کے کنارے پر کھڑا پایا، اس کی روشن دم خلا کے وسیع و عریض حصے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس لمحے میں جیسے ہی ان کی آنکھیں چمکتی ہوئی ستاروں کی روشنی میں ملیں، سیرافینہ اور اورین کو معلوم تھا کہ ان کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ ایک ساتھ انہوں نے کسی دوسرے کے برعکس ایک سفر کا آغاز کیا، اپنی سلطنتوں کی سرحدوں سے آگے اور کائنات کی نامعلوم گہرائیوں میں قدم رکھتے ہوئے۔ ان کی جستجو انہیں زندگی سے بھرے دور دراز سیاروں تک لے گئی، جہاں ان کا سامنا ہر شکل، سائز اور رنگت کے مخلوقات سے ہوا۔ انہوں نے کشودرگرہ کے کھیتوں کو عبور کیا، غدار نیبولا کے ذریعے تشریف لے گئے اور سٹارڈسٹ اور خوابوں سے بنے ہوئے پروں پر کہکشاں کے پار بڑھ گئے۔ راستے میں سیرافینہ اور اورین کو ان گنت آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے عزم کی مضبوطی اور ان کی محبت کی گہرائی کو جانچا۔ پھر بھی ہر چیلنج میں وہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ان کا رشتہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ ایک ساتھ انہوں نے ایک عظیم کائناتی ہلچل کی پیشی گوئی کرنے والی قدیم پیشین گوئیوں کا پردہ فاش کیا، جس نے کہکشاں کو اندھیرے میں لپیٹنے کا خطرہ تھا۔ اس خوفناک انجام کو روکنے کے لیے پرعزم سیرافینہ اور اورین نے وقت کے خلاف ایک دوڑ کا آغاز کیا، ان کی تلاش میں ان کی مدد کے لیے کائنات کے پار سے اتحادیوں کو جمع کیا۔ توازن میں لٹکی ہوئی کہکشاں کی قسمت کے ساتھ سیرافینہ اور اورین نے آخرکار اندھیرے کے منبع کا سامنا کیا، ایک ظالمانہ قوت جسے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ناقابل تسخیر بھوک نے تمام وجود کو کھا جانے کی دھمکی دی تھی۔ ایک آب و ہوا کی جنگ میں جس نے کائنات کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سیرافینہ اور اورین نے اپنی طاقتوں کی مکمل حد کو اتار دیا، 1000 ستاروں کی توانائی کو روشنی کے ایک اندھیرے میں بدل دیا۔ ایک زوردار دیوڑ کے ساتھ انہوں نے کو واپس باطل کی گہرائیوں میں پھینک دیا، جہاں سے یہ آیا تھا، کہکشاں میں امن اور ہم آہنگی کو ایک بار پھر بحال کیا۔ جیسے ہی دھول ٹھنڈی ہوئی اور ستارے ایک بار پھر چمکنے لگے، سیرافینہ اور اورین اپنی اپنی ریاستوں میں واپس آ گئے، جنہیں کائنات کے ہیرو اور نجات دہندہ کے طور پر سراہا گیا۔ پھر بھی ان کی سب سے بڑی فتح اندھیرے کو ختم کرنے میں نہیں تھی، بلکہ محبت اور اتحاد کی حقیقی طاقت کو دریافت کرنے میں تھی، جس نے انہیں جگہ اور وقت کے وسیع و عریض دائروں میں باندھ رکھا تھا۔ اور اس طرح ستاروں کی گہری نظروں میں شہزادی سیرافینہ اور پرنس اورین نے اپنی سلطنتوں پر شانہ بشانہ حکمرانی کی۔ ان کی محبت ان سب کے لیے امید اور الہام کی کرن کے طور پر کام کر رہی تھی، جو ان پر نظریں ڈالتے تھے۔ اور اگرچہ ان کی مہم جوئی ختم ہو چکی ہوگی، لیکن ان کی کہانی ابد تک زندہ رہے۔ ایک زمانے میں سلور شیڈ کی صوفیانہ بادشاہی میں ایلرک نام کا ایک عقلمند اور عادل بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ ایلرک نے اپنی سلطنت پر مہربانی اور سخاوت کے ساتھ حکومت کی، اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ہر ایک آخری سے زیادہ خوبصورت اور باصلاحیت تھی۔ سلور شیڈ کی بادشاہی اپنے سرسبز جنگلات، چمکتی ہوئی ندیوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے لیے دور دور تک مشہور تھی۔
बादशाह एल्ड्रिक की मुंसिफाना हुक्मरानी की बदौलत इसके लोग खुश और खुशहाल थे। ताहम अमन और खुशहाली के बावजूद शाही महल पर एक उदासी छाई हुई थी। कई सालों से मलिका सदवरा, बादशाह एल्ड्रिक की प्यारी बीवी और 7 शहजादियों की मां, पुरस्रार हालात में इंतकाल कर गई थी। बादशाह और उसकी बेटियों ने इसके नुकसान पर दिल की गहराइयों से मातम किया और अगरचे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी ने उनके दिलों में एक खला छोड़ दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, शहजादियां अच्छी नौजवान ख्वातीन में परवान चढ़ती गईं, हर एक अपनी मुनफरद सलाहियतों और दिलचस्पियों के साथ। वहाँ इलारा सबसे बड़ी, जिसके पास मौसीकी और शायरी का तोहफा था। इसके बाद लीरा आई, जिसकी कमान और तीर के साथ महारत पूरी ममलुकत में बेमिसाल थी। इसके बाद सीस्टिया था, जिसके पास शिफायाबी और जड़ी बूटियों का हुनर था। इसके पीछे अरुरह और लोना थे, जुड़वा बच्चे जिनकी हंसी सियाह तरीन दिनों को भी रोशन कर सकती थी। इसके बाद सिराफीना थी, जो जानवरों के साथ एक तरीका रखती थी और उनके साथ इस तरह बातचीत कर सकती थी जैसे वो इसके सबसे प्यारे दोस्त हों। और आखिरकार स्टीला थी, जो उन सब में सबसे कम उम्र और सबसे ज़्यादा मुहिम जोई थी, जो सिल्वर शेड की सरहदों से बाहर की दुनिया को तलाश करना चाहती थी। उनके इनफरादी मफादात के बावजूद शहजादियां लाजिम व मलजूम थी और उन्होंने अपने दिन जंगलों की तलाश, घास के मैदानों में घूमने और ममलुकत में अपने फ़राइज़ की अंजामदही में गुजारे। ताहम जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बादशाह एल्ड्रिक उनकी हिफाजत के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद होते गए। इससे खदशा था कि उनकी माँ उनकी रहनुमाई के बगैर वो उन खतरात का शिकार हो जाएंगे जो महल की दीवारों से परे छुपे हुए हैं। एक शाम जब सूरज उफ़ुक़ से नीचे डूब गया और सितारे आसमान पर चमकने लगे, बादशाह एल्ड्रिक ने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया। वो महल के अजीम अलशान हाल में जमा हुए, जहाँ बादशाह अपने तख्त पर बैठा। उसका इजहार कब मेरी प्यारी बेटियां, किंग एल्ड्रिक ने शुरू किया। उसकी आवाज़ उदासी से भरी हुई थी। तुम जानते हो कि मैं तुम सबसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इन मुश्किल वक्तों में तुम्हारी हिफाजत का खौफ है। हमारी बादशाही से बाहर की दुनिया इतनी महफूज नहीं है जितनी पहले थी, और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आपको कुछ हो रहा है। शहजादियों ने अपने वालिद की बातों की संजीदगी को महसूस करते हुए परेशान नज़रों का तबादला किया। मैंने फैसला किया है, बादशाह एल्ड्रिक ने जारी रखा। अब वक्त आ गया है कि आप सिल्वर शेड छोड़कर ऐसी जगह पना लें जहां आप नुकसान से महफूज रहें। मैं आपको अपनी बहन, आपकी खाला के साथ दूर दराज में रहने के लिए भेजूंगा। सदा बहार की बादशाही, आपको किसी भी खतरे से महफूज रखा जाएगा जो आपको खतरा लाहिक हो सकता है। शहजादियां हैरानी और मायूसी से सुन रही थी। छोड़ें इनके घर, इनके दोस्तों और वो सब कुछ छोड़ दें जो वो जानते और पसंद करते थे। ये नाकाबिल तसव्वुर था। लेकिन अब्बा, इलारा बोली, इसकी आवाज़ जज्बात से कांप रही थी। हम छोड़ना नहीं चाहते। सिल्वर शेड हमारा घर है और हम यहाँ आपके साथ हैं। किंग एल्ड्रिक ने बड़ी आह भरी। उसका दिल दुख से भारी था। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे, लेकिन यह आपकी अपनी हिफाजत के लिए है। बड़ा मेहरबानी इसमें मुझ पर भरोसा करें। हिचकिचाते हुए शहजादियाँ अपने वालिद की ख्वाहिश पर राज़ी हो गईं, ये जानते हुए कि उनके पास इताअत के सिवा कोई चारा नहीं था। अगली सुबह उन्होंने अपना सामान बांधा और एवरग्रीन के लिए रवाना होने की तैयारी की। जब उन्होंने अपने घर को अलविदा किया, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। शहजादियों ने एक दूसरे से वदा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमेशा साथ रहेंगी। एवरग्रीन का सफ़र तवील और मुश्किल था, लेकिन आखिरकार शहजादियां अपनी खाला के महल में बहिफाजत पहुंच गई। लेडी अमारा, उनकी खाला ने खिले बाजुओं से उनका इस्तकबाल किया और अपनी भांजियों को बेज़रर देखकर तसल्ली हुई। एक वक्त के लिए शहजादियां सदा बहार में अपनी नई जिंदगी में बस गईं, एक दूसरे की सोहबत और अपने इर्द गिर्द की खूबसूरती में सुकून पाती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, वो सिल्वर शेड में अपने घर के लिए तरसने लगे। दरी असना वापस सिल्वर शेड में किंग एल्ड्रिक अपनी बेटियों को भेजने के जुर्म में मुब्तला हो गए। अगरचे वो जानता था कि ये उनकी अपनी हिफाजत के लिए है, लेकिन वो इस एहसास को झटक नहीं सकता था कि इसने एक बाप के तौर पर उनको नाकाम किया था।
तरमीम करने के लिए पुरज़्म बादशाह एल्रिक अपनी बेटियों को घर वापस लाने का रास्ता तलाश करने की जस्तजू पर निकला। उसने दूर दूर तक सफ़र किया, हकीमों और ताकतवर जादूगरों से मशवरा लिया, लेकिन कोई भी इसे हल पेश न कर सका। फिर एक दिन एक घने जंगल में घूमते हुए बादशाह एल्रिक ने धुंध में छुपी हुई एक पोशीदा बाग से ठोकर खाए। बाग के बीच में एक शानदार चांदी का बलूत खड़ा था, उसकी शाखें फैले हुए बाजुओं की तरह आसमान की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही बादशाह एल्रिक दरख्त के करीब पहुंचा, उसने इसके कदीम तने से निकलती हुई एक नर्म आवाज़ सुनी। सिल्वर शेड के बादशाह, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हैरान होकर बादशाह एल्रिक ने एहतराम से झुकाया। मैं आपकी हिकमत चाहता हूँ, अजीम दरख्त। मैंने अपनी बेटियों को उनकी हिफाजत के लिए रवाना कर दिया है, लेकिन अब मुझे डर है कि मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई है। क्या मैं उन्हें घर वापस लाने का कोई तरीका है? चांदी का बलूत एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, इसके पते हुआ में सरसराहट कर रहे थे। फिर आखिर में ये बोला, एक रास्ता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको 7 जादुई नमूने दोबारा हासिल करने की जस्तजू में लगना चाहिए, आपकी हर बेटी के लिए एक। तब ही वो सिल्वर शेड में वापस आ सकेंगी। किंग एल्रिक ने सर हिलाया, उसकी आंखों में अज़्म जल रहा था। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, और मैं ये करूँगा। और इस तरह चांदी के बलूत ने बादशाह एल्रिक को 7 नमूनों के मकामात का इंकिशाफ किया। हर एक की हिफाजत ताकतवर सरपरस्तों ने की और बादशाही के दौर कोनों में छपी हुई है। भारी दिल और तजदीद मकसद के साथ किंग एल्रिक अपनी तलाश पर निकला, अपने ख़ानदान को एक बार फिर से मिलाने का अज़्म किया। इसका पहला पड़ाव गूंज का गार था, जहां उसने सबसे बड़ी शहजादी इलारा के लिए एक चमकता हुआ हार बाज़याफ्त किया। इसके बाद इसने क्रिस्टल क्यूरंस का सफ़र किया, जहां इसे लीरा के लिए क्रिस्टल कमान का दावा करने के लिए एक खौफनाक ड्रैगन का सामना करना पड़ा। फिर इसने हीलिंग स्प्रिंग्स का सफ़र किया, जहां उसने सीस्टिया के लिए शिफा बख्श तावीज़ जमा करने के लिए ख़तरनाक पानियों का मुकाबला किया। अपने हासिल करदा हर नमूने के साथ बादशाह एल्रिक कामयाब होने के लिए मजबूत और पुरज़्म होता गया। इसने रास्ते में बेशुमार चैलेंजों और रुकावटों का सामना किया, गद्दार पहाड़ों से लेकर राकेशों से भरे गहरे जंगलों तक। लेकिन इन सब के जरिए वो अपने अज़्म में कभी डगमगाता नहीं था। आखिरकार कई महीनों के तवील सफ़र और मुहिम जोई के बाद बादशाह एल्रिक ने अपनी बेटियों के लिए 7 नमूने जमा कर लिए। चांदी के बलूत की मदद से उसने एक ताकतवर तराना सीखा, जो उसे वापस सिल्वर शेड पर लाने की इजाज़त देगा। महल में वापस आते हुए बादशाह एल्रिक अपनी बेटियों के नमूने हाथ में लिए चांदी के बलूत के सामने खड़ा था। एक मुस्तहकम आवाज़ के साथ उसने अपनी सारी मोहब्बत और चाहत को अपने अल्फाज में डालते हुए तराना पड़ा। जैसे ही वो बोल रहा था, एक शानदार रोशनी कमरे में भर गई और हुआ जादू से चमक रही थी। और फिर एक एक करके 7 शहजादियां उसके सामने नमूदार हुईं। उनके चेहरे हैरत और खुशी से भर गए। बाप, वो रोने लगे, इसे गिले लगाने के लिए जल्दी से। किंग एल्रिक के चेहरे से खुशी के आंसू बह रहे थे जब उसने अपनी बेटियों को करीब रखा था। आखिरकार उसके दिल से अपने जुर्म का बोझ उठ गया था। आखिरकार वो दोबारा एक साथ थे, अपनी प्यारी बादशाही सिल्वर शेड में एक ख़ानदान के तौर पर मुत्तहिद थे। इस दिन के बाद से बादशाही इस तरह फली फूली जैसे पहले कभी नहीं थी, क्योंकि शहजादियों ने अपनी नई ताकत और हिम्मत का इस्तेमाल करते हुए अपने वालिद को हिकमत और शफ़क़त के साथ हुकूमत करने में मदद की। और अगरचे उन्हें आने वाले सालों में बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ा, वो हमेशा मुत्तहिद रहे। उनका रिश्ता चांदी के बलूत की तरह मजबूत था, जिसने उन्हें दोबारा इकट्ठा किया था। एक जंगल के दिल में, जहाँ चांद की रोशनी रक्स करती थी और सरगोशियों के राज छोड़ती थी, वहाँ एक पोशीदा कमरा था। इस कमरे के अंदर आलिया नामी एक शहजादी सोई हुई थी। आलिया के सुनहरी बाल सूरज की रोशनी की तरह झुलस रहे थे और इसका गाउन खिलते गुलाबों का रंग इसके नीचे पंखुड़ियों के साथ बगैर किसी रुकावट के घुल मिल रहे थे। दरख्तों पर परिंदे गाने गा रहे थे, जबकि एक मुतजस्सिस खरगोश करीब से उछल पड़ा। इसकी आंखें हैरत से फैली हुई थी। वो शहजादी को सोए हुए देख रहा था, लेकिन शहजादी की नींद कोई मामूली नींद नहीं थी। आलिया के ख्वाब
شہزادی عالیہ کے خواب دوسری دنیا کے دروازے تھے، جسے جب اس نے آنکھیں بند کی تو وہ ایک الگ ہی دنیا میں کھڑی تھی، جہاں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں اور ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ایک جادوئی دنیا میں آ گئی ہو۔ شہزادی کے گلے میں ایک جادوئی لاکٹ تھا جو چاند کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا۔ وہ جادوئی تھا اور خواب دیکھنے میں شہزادی کی مدد کرتا تھا۔ بہت سے شہزادے آئے، انہوں نے شہزادی کو بوسہ دیا اور چلے گئے، لیکن شہزادی کی نیند نہیں کھلی کیونکہ ان کی محبت اصلی نہیں تھی۔ لاکٹ سب محسوس کرتا رہا لیکن کچھ بھی حرکت نہ کی، چپ رہا، کوئی جادو نہ کیا۔ ایک دن خرگوش اتفاقیہ طور پر لاکٹ سے ٹکرا گیا۔ چاند کا پتھر جو کہ خاموش پڑا تھا، بجھا ہوا تھا، اچانک سے جگمگانے لگا اور ایک پھڑپڑاہٹ سے شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے خرگوش کی طرف دیکھا جو کہ پلکیں جھپکا گیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا تم نے مجھے جگایا؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ خرگوش نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو شاید۔ شہزادی ہنس پڑی، اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ یہ بوسہ محبت کا بوسہ نہیں تھا بلکہ یہ کچھ الگ ہی احساس تھا۔ اس نے خرگوش کی طرف دیکھا جو کہ اب اس کی طرف کھل کے دیکھ رہا تھا۔ اب جاگتے ہوئے شہزادی عالیہ نے دوبارہ جنگل کی کھوج کی۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے اس نے ایک سفید ہرن کا بچہ دیکھا جس سے اس نے دوستی کی اور چاند کی کرنوں کے ساتھ ڈانس کیا۔ لاکٹ جو کہ جادوئی تھا اب ایک تتلی بن گئی تھی اور جو اس کے ساتھ اڑ رہی تھی اور اس کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے شہزادی عالیہ جنگل میں رہتی گئی اور بڑی ہوتی گئی۔ بڑی ہوتی گئی اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے لاکٹ کی دنیا سے باہر جانا چاہیے، باہر کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے اور دوسری دنیا میں قدم، اور اس نے خرگوش کو اپنے ساتھ رکھا اور دوسری دنیا میں سفر شروع کر دیا۔ اسی طرح قارئین، اگر آپ کبھی جنگل کے پاس سے گزریں تو ایک شہزادی کی ہنسی کو محسوس کریں جو کہ ایک بار سوئی تھی جنگل میں، کیونکہ اپنی بیداری کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات سب سے زیادہ جادوئی موڑ شہزادے کے بوسے میں نہیں ہوتا بلکہ سب سے چھوٹے، انتہائی غیر متوقع لمحات میں ہوتا ہے، جو کہ اسے خرگوش کے ذریعے ملا تھا اور پھر سے خرگوش اس کا ساتھی بن گیا۔